हमारे साथ है आनंद राज आनंद जी, कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट, बल्कि आई थिंक म्यूजिक की दुनिया में का अगर कहें एक ऑलराउंडर, तो शायद वो गलत नहीं होगा। एंड आनंद जी आफ्टर सम आई वुड से एक कमबैक कर रहे हैं। और वो अपना जो एक गाना है 2018 फिल्म शादी में जरूर आना, मेरा इंतकाम, विच इज बीइंग recreated as 2.0। 2.0 ठुकरा के मेरा प्यार। तो सबसे पहले सर, ऑब्वियसली आई थिंक नॉर्मली इस जमाने में रीमेक या रिक्रिएशन आना कोई नई बात नहीं है, बट आई थिंक ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एक गाने का 2.0 वर्जन आ रहा है और सिर्फ हार्डली कुछ 4-5 साल हुए हैं। हाँ हाँ, राइट। इट वाज द रीजन के वो 1 बिलियन हो गया। अगर 15-20 साल में गाना 1 बिलियन होता तो शायद 15-20 साल पार्टी होती है। और 1 बिलियन ही 3 साल में हो गया, तो वो एक सेलिब्रेशन का मूड बन गया कंपनी का भी। कि उन्होंने भी मैंने भी उनको बोला मेरा मन है, क्योंकि मैं अपनी एल्बम बना रहा, 12 गानों की एल्बम बना रहा था, तड़प, द हिडन डिजायर, द डिजायर ऑफ सिंगिंग, मेरे उसकी बात कर रहा था मैं। तो वो तो ऑलरेडी आई वाज वर्किंग, और सब वो बन गए हैं और गाने सब उसके ऑलरेडी दे आर इन माय बैंक। तो सडनली आया कि ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ है, तो लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। अब इसके जैसा तो सेम भी नहीं बना सकते गाना, तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसके इम्पैक्ट जितना गाना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर पूरा चेंज किया गया, उसका लिरिक्स चेंज किया गया, उसकी ट्यून चेंज की गई, सिर्फ हुक लाइन को सेम रखा गया ताकि उसकी रिकॉल वैल्यू रहे। 2.0 उसी को बोलते हैं कि जो हुक होता है ना, वो सेम आना चाहिए। तो राइट, ऑब्वियसली जो आपने चीज का जिक्र किया ये तो शायद दे मस्ट हैव कम इनटू प्ले लेटर ऑन, बट आपका पहला रिएक्शन क्या था? लाइक आर यू समवन हु इज इन फेवर ऑफ रिक्रिएशंस 2.0 रीमिक्स, चाहे कुछ भी कहें? किसी भी चीज़ में अगर आप जलवा कर सकते हैं तो कोशिश तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, फिर दूसरा क्या था, मुझे गाना खुद गाने का मन था। तो मैंने अनुराग बेदी जी के सीईओ, उनको सीधा गाना बना के भेज दिया। मैंने कहा सर, ये मेरे को ना बहुत पसंद है ये गाना, और इसमें कुछ तड़प है गाने में। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि रिलीज़ करना चाहिए इसको तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको वैसे ही पड़ा रहने दूंगा। मैं इसमें कोई और लिरिक्स ले लूँगा, ठुकरा के वाली लाइन निकाल दूंगा। तो वो वहाँ से उन्होंने कहा नहीं आनंद, ये गाना बहुत बढ़िया है, तो यू बिकम द स्टोरी टेलर ऑफ द सॉन्ग। अभी हम राजकुमार राव को तो नहीं ला सकते हैं ना, किसी और एक्टर को भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि आर्टिस्ट लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसमें वो सिंगल्स कर सकते हैं कि नहीं, ये 6 महीने में। तो मैंने कहा सर आप बताओ क्या करें, तुम अपने पे फीचर कर लो इसको। तो यू बिकम द स्टोरी टेलर, डोंट ट्राई टू बिकम एन एक्टर, ओनली बिकम अ सिंगर। एंड तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को तो जैसा मैं गाता हूँ स्टूडियो में वैसे ही गाऊंगा, सिर्फ ये कि ट्रैक सूट डालने के बजाय शायद मैं थोड़े से अलग कपड़े डाल लूँगा। तो वही हुआ, मैं जैसे स्टूडियो में दीवानों की तरह मैं गाता हूँ वैसे ही मैंने गाया। बाद में खुद को देखा तो मैंने तो कैमरे को देखा ही नहीं। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपने अपनी शुरुआत प्राइवेट स्पेस से की थी, तो उस दौरान लेकिन क्या आप कैमरे के सामने आते थे? नहीं, ऐसा मौका मिला नहीं है आपको। तो फिर ऑब्वियसली इतने सालों के बाद आपको, आपसे कहा जाए कि गाना तो करना ही है, आपको सब कुछ करना है और कैमरे के सामने भी रहना है, तो आपने क्या इंस्टेंटली हाँ कहा या इस पे सोच विचार किया? नहीं नहीं, मजा आ गया मुझे सुन के। इससे अच्छा क्या बात हो सकती है कि सामने भी हम और पीछे भी हम हो। और एक चीज़ ऑब्वियसली, जैसे हमने गाना भी देखा थोड़ी देर पहले, तो ऑब्वियसली एक अगर मैं कहूँ, एक आपकी जो फिजिकलिटी है, एक सर्टेन स्क्रीन प्रेजेंस है जो शायद जाहिर है पहले कभी नहीं देखा है। तो जाहिर है कुछ आई थिंक आपको इस चीज़ के लिए भी कहा गया था कि सर थोड़ा फिटनेस फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, 100% मुझे खुद भी मालूम था। फिर मैंने देखा यार, अभी जितने भी, कई बार अब राहत फ़तेह अली खान साहब को देखते हैं, कैलाश खेर को देखते हैं, सुखविंदर जी को भी देखते हैं, और वो भी पराग को भी देखते हैं, तो मेरे को थोड़ा डर खत्म हो गया। मैंने कहा यार बात ये नहीं, एक सिंगर जो है ना, वो सिंगर को एक्टर की तरह आउटशाइन करने की और ऐसे ही वो करने की ज़रूरत। हाँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, मैं आई अप्रिशिएट हिमेश वेरी मच फॉर दिस। उनको इंडियन आइडल में 3-4 साल बैठना था, तो उनको लगा कि मैं रोज़ स्क्रीन पे आता हूँ। तो वो चीज़ डेफिनेटली अभी इस गाने के बाद आई विल डेफिनेटली, अब मेरे जो आगे गाने हैं, मैं हर गाने में मैं वीडियो तो बनाने वाला नहीं हूँ अपने ऊपर, क्योंकि हाँ कुछ कहानियाँ होती हैं जो
उनको एक्टर्स के ऊपर ही अच्छा लगता है जहाँ, लेकिन जहाँ आऊँगा डेफिनेटली इससे बेटर आऊँगा। अभी 8-10 साल किलो तो कम करना ही पड़ेगा भाई। हाँ, ये तो वो बात होगी, 55 में वादा किया है कि 45 में 35 का लगना है। आजकल ये तो शायद कहते हैं कि शायद 60 इज द न्यू 35। हमारे सर, बड़े बड़े सुपरस्टार भी ऐसा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर बहुत मतलब इंस्पायरिंग है। जैसे कि ऑब्वियसली ये दौर है रीमेक्स रिक्रिएशंस का। मेरे ख्याल से बहुत खुशनसीब होते हैं वो सिंगर्स आर्ट म्यूजिशियन जिन्हें उस रिक्रिएशन के साथ एसोसिएट होने को मिलता है। अभी हाल ही में गदर 2 आई थी और जिसके अंदर उदित नारायण साहब ने फिर से ऊर्जा काले गावे का गाया। लेकिन ये जो एक रिक्रिएशन थी उसका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग था जिसे उदित जीत ने पहले कभी नहीं गाया था और जैसा हमने यहाँ पे देखा ऑब्वियसली वो जो आनंद राज आनंद की जो आवाज़ है जो इतने सालों से हमें आपने आनंद दिया है वो तो है देखने का। सो सर इस चीज़ पे कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब हाउ फॉर्चुनेट डू यू फील? आई एम अक्सर शायद ऐसा होता है कि जो बेचारे पुराने आर्टिस्ट रहते हैं तो उनसे तो परमिशन भी नहीं ली जाती। हाँ नहीं, मैं तो ग्रेटिट्यूड है मेरा गॉड को कि मैं जो मेरा दिल करता है ना, भगवान वैसे ही करवाता है मेरे से। हाँ, मैंने कभी उन्होंने मेरे को कभी नॉक नहीं करवाया किसी प्रोड्यूसर का डोर, किसी उसका मुझे स्ट्रगल वाली फीलिंग स्ट्रगल टाइम में भी नहीं दी उसने। जब मेरे पास काम नहीं था उस वक्त भी मैं ये तो उदास था मैं इस बात से कि मैं पब्लिक से दूर हूँ, रिकॉर्डिंग्स नहीं कर रहा हूँ, स्टूडियोज़ में नहीं हूँ, लेकिन पेन थी। लेकिन एक प्लेजर साथ में ये था कि मैं उस दौरान अपने गाने क्रिएट कर रहा था। तो वो जो कंटेंट 6-7 साल में 2-2,500 गानों का बन गया, तो वो बैंक जो है वो ऐसा ही हुआ था। जब मैं दिल्ली आने से पहले 84 से मैंने लिखना शुरू किया, तो वो 84 से लेके जब मैं 95 में आया तो 11 साल की जो मेहनत थी वो लेके आया था। तो अगर हम ऐसे भी होता है, बिजनेसमैन भी ऐसे ही होते हैं, अगर उनको 40 साल के लिए अपना बिजनेस सेट करना है तो कम से कम 8-10 साल तो उनको पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर दुनिया के सामने आता है बिजनेस। इस तरह हम आर्टिस्ट लोग भी इसी तरह से होते हैं, हम अपनी मेहनत जब करते हैं वो हमारी अंदर ही मालूम होता है हम उसको क्या कर रहे हैं। सर ऑब्वियसली जैसा हमने गाना सुना आई थिंक लिरिक्स में आई वुड से 98% चेंज किए गए हैं। ऑब्वियसली जो एक हुक लाइन है जो हाँ, important शब्द है राइट। वो थोड़ा बहुत रिटेन किया गया है और लेकिन जो मैं कहूँगा एक दर्द जो शायद हमें मे बी मैंने फिर फिल्म तो नहीं देखी लेकिन वो गाने का मैंने वीडियो तो देखा है जो फिल्म का है। बट जो एक पैशन जब सिंगर जब वो गाता है वो इमोशन ऑब्वियसली हमें प्लेबैक में देखने को नहीं मिलता बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे एक्टर आ जाता है ऑब्वियसली वो अपने अंदाज से करता है। बहुत सही बात किया आपने। ये जो मैंने देखा मतलब आई हैव नो वर्ड्स और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है कि आप दुखी हो और फिर एक आंख भी है कुछ इंतकाम लेने। तो सर जब आप ऑब्वियसली आप खुद लिखते हो तो वो इमोशन लाने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस रहता है या कुछ उसके पीछे भी कुछ इज इट नेचुरल और उसके पीछे कुछ एक प्रोसेस भी रहता ये नेचुरल होता है और इसमें क्या होता है कि जब हम गाने की एनर्जी बना लेते हैं ना, है? हम अगर एक गाने को सॉफ्ट सॉफ्ट बनाते हैं, दर्द का एहसास बड़े तहजीब से डर डर के करते हैं, वो अलग बात होती है। दुआ करते हैं तो उसकी एनर्जी अलग होती है, गुस्सा करते हैं तो उसकी एनर्जी अलग होती है। तो ये इस गाने में गुस्सा था, दर्द वाला गुस्सा था, शिकायत थी, हैं। तो वो शिकायत का जो रंग था वो एग्रेसिव तरीके से पेश किया था। फिर फिल्म में राजकुमार राव ने जब वो उठा उठा के चीज़ें फेंक रहा है ये, तो वही चीज़ मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे डेफिनेटली उस फायर को तो रखना ही पड़ेगा। और वो मैं अगर आर्टिफिशियल करता मेरे से फेक हो जाती तो वो नज़र आ जाता कोशिश कर रहा, तो मैंने कोशिश ही नहीं करी, मैंने तो देखा ही नहीं कैमरा कहाँ है, मैं तो लगा हुआ था भाई देख लो खींचते रहना, जो जो अच्छा लगेगा रख लेना। सर एक एक्टर चलो ऑब्वियसली जैसा उन्हें डायरेक्टर ब्रीफ देंगे और वहाँ पे देर इज स्कोप कि आप थोड़ा ओवर द टॉप जा सकते हो। लेकिन शायद मेरा ऐसा मेरा मानना है जैसा एज हम्बल लिसनर कि इस चीज़ में ऐसे गानों में कंट्रोल्ड एग्रेशन की जरूरत है वो जो आप मुझे इस आपकी आवाज़ में सुनाई देती है। थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक उस चीज़ पे कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि शायद कई बार सिंगर्स भी शायद कैरिड अवे हो जाते हैं हाई नोट्स में या बहुत धमाकेदार म्यूजिक बज रहा है। हाँ, दरअसल ये पेन एंड जो इमोशन एक्चुअली है ना इस गाने का वो ये था कि कहीं ना कहीं डायनामिक्स में वो दर्द में आ जाता है और कहीं ना कहीं फिर शिकायत करता है। जब दर्द में आता है तो सहज हो जाता है थोड़ा बोलने में, और लेकिन जब गुस्से में आ जाता है शिकायत करता है तो फिर वो जो रोना है ना उस रोने के साथ गुस्सा होता है, गुस्से में रोता है। तो ये वो गाना था, ये फ्लेवर वो था, उसको गुस्से में रो रहा है बंदा। 80s के और उस दौर में ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से काफी चाहे वो गजल हो कवाली हो
और कहीं ना कहीं शायद एक ये जो मैं अगर कह सकता हूँ एक बेवफा जॉनर जैसा उस टाइप के गाने का उस जमाने में काफी आते, तकरीबन मेरे ख्याल से ज्यादातर सब हिट होते थे। और ऑब्वियसली फिर अभी इंडिया एक मॉडर्न इंडिया है, और फिर जब वर्ड फेमिनिज्म आया, तो कहीं ना कहीं शायद एक ऐसा भी अगर मैं क्रिटिसिज्म कह सकता हूँ कि इस स्टाइल के या जो गाने हैं जहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि वो जो आदमी है वो बेसिकली इज रिएक्टिंग लाइक अ क्राई बेबी, इस चीज पे आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है, गाने बेवफाई के बनते क्यों हैं, अधूरे प्यार अधूरेपन के प्यार के बनते क्यों हैं? क्योंकि उसमें आप गाने में कहानी बना सकते हो। हैप्पी सॉन्ग में अराउंड द ट्रीज ही घूमते रहेंगे लड़का लड़की, वो तो कुछ कर नहीं सकेंगे, हंस लेंगे एक दूसरे की आंखों में देख लेंगे। इसमें कहानी बन जाती है बेवफाई के गाने में। लड़का गरीब था, लड़की अमीर थी, या लड़का मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, तो 3 मिनट के अंदर एक कहानी बन जाती है। तीन तीन जैसे 3 घंटे की फिल्म हम देखते हैं ना, आजकल लोग गाने को 3 मिनट की फिल्म की तरह देखते हैं। वो 3 मिनट, नाउ फिल्म हैव बिकम 3 मिनट्स। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो लेकिन इसमें ये भी रहता है कि ऑब्वियसली जो ये चीज़ है नॉर्मली हमेशा लड़के का ही दिल टूटता है, उसी के साथ बेवफाई होती है। हम्म। और जब ये रिवर्स होता है तो नॉर्मली अगर जैसे एक दो फिल्म लेंगे, अजय देवगन साहब की फिल्म आई थी आई थिंक दे दे प्यार दे, हम्म। और नॉर्मली देखा जाता है कि सपोज अगर ऐसा है कि मतलब रिवर्स चीज़ हो रही है हम्म। और फिर वो उस चीज़ को एज ए ह्यूमर पास कर दिया जाता है, if I would say the male infidelity, राइट। उसे I think इस चीज़ को लेके भी कुछ क्रिटिक्स शायद पॉइंट आउट करते हैं, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये शायद शुरू से हमारी इंडस्ट्री में मैं कहूँगा कि हम्म। ये चीज़ रही। मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि कुछ कुदरत से ऐसा होता है, वो वुमेन आर फ्रॉम वीनस, मेंस आर फ्रॉम मार्स। करेक्ट। तो आदमी जो होता है ना, बोलता कम है, तकलीफ होती है तो ओके। संभालता है, और वुमेन को शेयरिंग करके उन अपना दर्द खत्म कर लेते हैं। माँ से शेयरिंग कर ली, सहेली से कर ली। आदमी जब अपनी तकलीफ की शेयरिंग करता है ना, उससे गिल्ट होता है, यार साला सामने वाला क्या समझेगा, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, रोता रहता हूँ। ये नहीं कि लड़कियां रोती रहती हैं, लेकिन वो शेयरिंग कर लेती हैं। एहसास को अपने ना अंदर दबा के नहीं रखते। आदमी इस एहसास को कहता है यार नहीं, जब तक हारा भी हुआ हूं ना, तो जीतने तक कोशिश करता हूँ, छुपी रहे हार तो कोई बात। करेक्ट यूजुअली हाँ, जब तक वो जीतता नहीं है तो तब तक वो कहता है हार को छुपा ही लेता हूँ, तो हार को छुपा के रखता है। लेकिन कई बार हार जाता है तो फिर ऐसा गाना भी बन जाता है। तो वन शुड बी अज्यूम दैट ऐसे टाइप के गाने वो सिर्फ सॉलिट्यूड में ही 100% है, ये गाने रियल इमोशंस होते हैं, इनमें दम तभी आता है क्योंकि आदमी नहीं ज़्यादा पसंद करते रोना, लेकिन अगर वो लिख देते हैं और कोई गा देते हैं तो वो शेयरिंग उनकी फिर पूरे वर्ल्ड से हो जाती है, अगर ऐसी चीज़ें रिलीज हो जाती हैं तो। आई थिंक शायद सेकंड अंतरा या थर्ड अंतरा, हाँ। जो कि आज के दौर में बड़ा अच्छा लगता है, हम्म। क्योंकि नॉर्मली बस एक हुक लाइन होती है, एक अंतरा होता है और खत्म गाना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस गाने की ओपनिंग बड़ी अच्छी बन गई थी क्या, कि सुर्खियों में देख मेरा नाम आ गया, तेरा बेवफा होना भी मेरे काम आ गया। इतनी सी बात से ही गाना लीड लेता है ना, तो सामने फिर अगला गाना सुनने का मन करता है, क्या क्या हो गया भाई ऐसा। तो दिस वाज द, तो जो बोल ऑब्वियसली मैं आई थिंक शायद सेकंड या थर्ड वर्स में है कि शेर शायरी की बात की है हाँ, कि मतलब तूने सोचा सोच लिया होगा हाँ। शायर हूं मैं दीवाना, लिखता ही बस रहूंगा तेरे प्यार का फसाना, तड़पेगी पछताएगी तुझे याद मेरी तब आएगी, सुर्खियों में जब तू मेरा नाम देखेगी। तो बहुत खूबसूरत बोल है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है आजकल इस डिजिटल एज में कोई अपना दर्द लिखता है? आज के इस दौर में मॉडर्न डिजिटल एज में ज़्यादा सब बेसिकली शायद सोशल मीडिया पे अपने आप इमोजी के साथ एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आई थिंक वो पोइट्री जो कल्चर है, आपको क्या लगता है वो अभी भी इंडिया में बहुत कम हो गया है? मैं ज़्यादा टेक्निकल डिजिटल इंस्टा ये इन चीज़ों में हूँ नहीं, मेरी अपनी किताब ही खुली रहती है अपने अंदर, उसी को ही पढ़ता रहता हूँ, उसी को लिखता रहता हूँ। एंड मैं उसी चीज़ के साथ जुड़ना पसंद करता हूँ जिस चीज़ में मेरी कला में और इजाफा हो सके, मैं और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर सकूँ, फोकस रहता है मेरा। बिना बात मैं कुछ भी देख के कुछ भी उसके ऊपर टाइम पास करूँ, मुझे पसंद नहीं। सर मैं ऑब्वियसली मैं जैसे आई वाज सेइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि अगर मुझे कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई भी एक सेटबैक हुआ है, यदि मैं उसके साथ एक डायरी में उस पर लिखूंगा। क्यों लिखने की जरूरत है, लिखने वाले हैं ना सर, हमारा गाना ही भेज दो उनको, बस खत्म हुई। पर्सनल स्पेस की बात कर रहा हूँ। हाँ यदि अगर मैं उससे कुछ फीलिंग को लिखता हूँ, हाँ नॉट नेसेसरी एज अ सॉन्ग, हाँ जस्ट कुछ भी लिखना है, तो वो एक कथाटिक इफेक्ट रहता है। हाँ हाँ। और उस स्थिति में
वो इंसान कोई इंतकाम नहीं लेगा, वो अपने गम को पी नहीं जाएगा, लिख देगा और उस डायरी को बंद करके बस एक दो दारू का पैक पी के सो जाएगा। एक्चुअली अभी बहुत अच्छा हो गया भाई साहब, व्हाट्सअप आ गया है। हाँ, जो लड़की से बात आप नहीं कह सकते, उस टाइप का गाना सुन लो और गाना ही भेज दो कि यार मैं ये कहना चाहता था। हम क्यों काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम आसान हो जाए, आवाम का इंतकाम नहीं लेना तो भी दर्द है तो भी यार सुन ले, ये सुन ले, मैं ये कहना चाहता था, मैं नहीं कह पा रहा था, ये गाना सुन ले। बट दर्शकों को आप कहना चाहेंगे कि ये गाना जरूर सुनिए, लेकिन कभी कोई इंतकाम मत लीजिए। डेफिनेटली इसमें ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी का मतलब है कि तुम जुदा हो गई हो ना, अब मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा। ओके, ये इंतकाम का ये मतलब तलवारें चलानी है, ये सब नहीं है। तुम छोड़ गई ना, अब मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा, यही इंतकाम है। आई थिंक इस गाने की तो खैर आई थिंक जितनी तारीफ करे उतना कम है। सर लेकिन ऑब्वियसली आपका जो लंबा करियर रहा है, यू स्टार्टेड आई थिंक फ्रॉम अर्ली 80s और फिर 90s में आप प्राइवेट स्पेस में आए। नहीं, 95 में मैं बॉम्बे आया था पहली बार। Okay. हाँ, उसके 95 से शुरू हुआ। हाँ, तो ऑब्वियसली जो जिंदगी आपके करियर के जो लास्ट अगर मैं दशक कहूँगा, उसे आप कैसे समराइज करते हो? मतलब क्या आप खुश हैं या फिर आप नाराज हैं कि मतलब नहीं नाराज नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगा भाई साहब, आनंद राज आनंद जी की इंडस्ट्री इतना याद नहीं करती। नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा आधा काम हुआ है, आधा बाकी था। ओके, हाँ बस मैंने आधा काम किया है, अभी मैं पूरा करता तो मैं तो वापस ही नहीं आया, मूड ही नहीं बनता मेरा करने का, सैचुरेट हो जाता यार कितना कर लिया। मुझे मालूम था मैंने अभी किया ही नहीं है, अभी वो जो मेरा पहला था उस वक्त पे मेरा एक वक्त आया, उस वक्त में मैं चीज़ें होती गई, लेकिन अब मुझे करना है। हाँ, अभी मेरे साथ लक भी है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास उस गैप की पेन भी है जब मैं अपने ऑडियंस से अपने फैन से दूर रहा, और मुझे वैराग्य भी है, मुझे उनसे मिलना है। तो खैर मतलब कोई गिले शिकवे तो ना मतलब ही नहीं कभी। हाँ, एंड सो बेसिकली आपके करियर की शुरुआत में जो आई थिंक एल्बम आपने कोई की थी, शुरू की थी, बाबू टिप उसमें जो टॉप, एक गाना था जो बाद में कृष्णा फिल्म में सुनील शेट्टी की झांझरिया। वो है, तो जरा उस स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ। एक्चुअली क्या था, मैं दिल्ली से कुछ गाने रिकॉर्ड करके ले गया था, टाइम कंपनी में टीनू आनंद जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मैंने उनको वो गाने सुनाए, तो मैं इनले कार्ड बना के ले गया था कैसेट का, डमी। मैंने कहा सर ऐसी मैं कैप डालूंगा, ऐसा मेरा हाथ में गिटार रहेगा, और आप मेरा ऐसा फोटोशूट करा दीजिए, मैं ये गाने इनमें से जो अच्छे लगते हैं सुन लीजिए। उन्होंने गाने सुन लिए, मेरी एल्बम रिलीज़ कर दी बाबू टिप टॉप। उन दिनों में कृष्णा फिल्म बन रही थी, तो प्रवीण भाई हर किसी को बोलते थे यार एक लड़का आया दिल्ली से, गाने सुन। उन्होंने सुनील शेट्टी को गाना सुना दिया कहीं, सुनील बोला भाई मेरे को तो गाना चाहिए। वहाँ से वो बात बढ़ गई कि क्या क्या चाहिए, तो फिर मुझे बुलाया गया। तो आनंद ये मार्केट से हम कैसेट वापस निकाल रहे हैं। मैं कहा सर क्यों? कहता क्योंकि ये सब गाने हम फिल्मों में यूज़ करेंगे एक एक करके। तो दैट एल्बम वहीं रह गई, वो जो एक पॉप एल्बम का मेरा सिंगर बनने का सपना था वो भी वहीं रह गया, लेकिन उससे बड़ा काम हो गया, मुझे बड़ी कारीगरी का काम करना पड़ गया। तो वैसे इस दौर को अगर हम देखें हिंदी सिनेमा में और चलो फॉर्चुनेटली इस साल तो कुछ अच्छी फिल्में आई है, बॉक्स ऑफिस पर चली है, खूब पैसा कमाया है, लेकिन पिछले 2-3 साल कठिन रहे हैं, कोविड भी बीच में रहा है जी। और ऐसा मेरा मानना है एज ए दर्शक कि जहाँ हमने जो हिंदी सिनेमा की जो लेगेसी थी वो थी फैमिली स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, जहाँ हमने वो कहना बंद कर दिया और कहीं ना कहीं शायद हमारा म्यूजिक भी वहाँ से डिक्लाइन शायद चालू हुआ। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैं एक चीज़ से तो एग्री करता हूँ कि लिखने वाले को अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे और पैसा नहीं दोगे ना, तो आप रीमेक ही बनाओगे। फिर सबसे पहले राइटर्स को ना मोटिवेट करो, सबसे ज़्यादा अहमियत राइटर्स को दो। शब्द ही नहीं है तो क्या वायरल होगा और क्या डायलॉग बोले जाएंगे, क्या सीन क्रिएट होगा? तो शब्द जो बनाते हैं, शब्द सीड होता है। अब वो सीड ही अगर सड़ी हुई है तो उसका फ्रूट कहाँ से अच्छा होगा? तो शब्द बहुत बड़ी चीज़ है। गीता, कुरान, बाइबल, रामायण सब शब्द है सर। सूरदास, कालिदास, तुलसीदास सब शब्द है। ये शब्द ही नहीं होते तो हम बोलते क्या, गाते क्या, लिखते क्या? तो मेरा तो इंडस्ट्री से हकीकत में आग्रह है कि लिरिक राइटर्स को और स्क्रिप्ट राइटर्स को, स्टोरी राइटर्स को ना बहुत खुश रखो, वो अंदर से जान निकाल के रहेंगे। हाँ, तो कभी कभी उन्होंने किसी बड़ी प्रोड्यूसर्स को सुना है, मतलब नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डर्थ ऑफ टैलेंट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, चाहे वो कहानियां हो या फिर गाने। डर्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। सिंचाई नहीं करोगे बीज की तो कैसे पेड़ बनेगा?
सिंचाई करो ना यार, उसको पैम्पर करो राइटर को पैसा दो, राइटर को सबसे ऊपर समझो, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट राइटर की करो, क्योंकि राइटर कुछ लाएगा तो वो इमेजिन होकर स्क्रीन पे आएगा ना, राइटर कुछ लाएगा तो वो लोग गाएंगे ना, सिंगर गाएंगे ना। तो राइटर की तो बहुत ज़्यादा अहमियत मैं मानता हूँ। मैं कंपोजर हूँ, लेकिन राइटर से ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं किसी की नहीं करता। If I may ask a little personal question, obviously आपका नाम है आनंद राज आनंद, आपके पिता का शायद नाम बलदेव हाँ, बलदेव राज, आनंद हाँ। था। obviously जब आपने होश संभाला, मेरे बेटे का नाम यशराज आनंद है, वो बैठा था। ओके ओके, तो obviously जब आपने होश संभाला तो क्या कभी अपने पिताजी से पूछा कि भाई हमारा सरनेम तो आनंद है और आपने मेरा फर्स्ट नेम भी आनंद रख दिया? नहीं, उन्होंने नहीं रखा था, मेरा नाम राजेंद्र आनंद था स्कूल में। ओके ओके, हाँ, मैंने बॉम्बे में आने के लिए उसको आनंद राज किया था। जब फिर मैं अपना नाम लिखता रहता था, आनंद राज आनंद राज आनंद राज है, तो एक जगह मैंने आनंद राज आनंद पढ़ दिया, अगला राज काट दिया, तो मेरे को लगा ये सही लग रहा है पूरा, आनंद राज आनंद। साउंड आ रहा था ज्यादा, खाली आनंद राज का साउंड नहीं आ रहा था, राजेंद्र आनंद का साउंड नहीं आ रहा था। तो आई थिंक जाहिर है ये भी आपकी क्रिएशन थी, बिकॉज आई थिंक जैसे इतिहास अगर देखें तो कई बार मुझे तो मजाक में एक जर्नलिस्ट ने बोल दिया था, आनंद जी बाकी के दो कहाँ हैं? पर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये जो तीन शब्द है, आनंद राज आनंद, मुझे कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट, शायद उन तीनों को डिफाइन गॉड विलिंग आप लोग ऐसा सम्मान दे रहे हैं, सी योर मॉडेस्टी, थैंक यू वेरी मच। तो गोइंग फॉरवर्ड और इस दौर में आप किस, आपने जैसे कहा कि बस आपका करियर तो बस हाफ ही रहा है, तो अभी से क्या वो चीज़ें हैं कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक जो है जो आप देना चाहेंगे जो आपने पहले कभी किया नहीं? पहले बोलने से ना एक दावा हो जाता है, वादा हो जाता है। मेरा इरादा है बस अच्छा काम करने का, वादा और दावा नहीं मैं करूँगा। वो मेरा काम बोलेगा तो मेरी, इट्स जर्नी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। अभी मेरी जर्नी सेकेंड इनिंग की जर्नी ऑफ सक्सेस नहीं है, अभी जर्नी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरू हुई है। जैसे दिल्ली से आया था, अभी गैप के बाद आया हूँ, अब ये जर्नी मेरे लिए थोड़ी ईजी हो रही है, क्योंकि मेरे पास पहला एक्सपीरियंस भी है, बीच का एक्सपीरियंस भी है, और जो गैप का पीरियड होता है उसमें इंसान डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, ट्रैवलिंग, स्टडी सब करता है, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो आपको लिखने में और कंपोज करने में आसानी बनेगी। जाहिर है, आई थिंक हर एक इंसान, नॉट जस्ट एवरी आर्टिस्ट, उनके करियर में खासकर क्रिएटिव फील्ड में गैप्स आते हैं, तो उस गैप्स का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं सर? दो सी रेस्ट पीरियड इज द बेस्ट पीरियड फॉर क्रिएटिव पर्सन, बिकॉज रेस्ट पीरियड में आप एग्जीक्यूशन नहीं करते, आप स्टूडियो नहीं जाते, आप फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे होते, आप सिर्फ गाने बना रहे होते हो। ये जो रेस्ट पीरियड होता है ना, यही क्रिएटिव पीरियड क्रिएटिव आदमी की जागीर बनाता है। फिर उसके बाद उस चीज़ को वो जब एग्जीक्यूट करता है, दैट बिकम्स द बिजनेस टाइम। ये मेरा बिजनेस टाइम नहीं था, आई वॉज नॉट सेलिंग सॉन्ग, आई वॉज नॉट रिलीजिंग सॉन्ग, लेकिन मैं गायब नहीं था, मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्तों से, अपने फैंस से दूर था। सर ऑब्वियसली हर दौर के साथ चेंजेस आते हैं, और मे बी टिल 90s एंड इवन अर्ली 2000, एक बतौर लिसनर आई थिंक जितने भी सिंगर्स होते थे, एक उनकी डिस्टिंक्ट वॉइस रहती थी कि आपको ऑब्वियसली उनका चेहरा भले ना याद हो या देखा ना हो, बट आवाज़ सुन के आप पहचान जाते थे। अब इस दौर में ऑब्वियसली जैसे टाइप के टॉप सिंगर्स हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी शायद कुछ भेड़चाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, एक ऑटो ट्यूनिंग शब्द है जो शायद पहले सुनने को नहीं मिलता था, ये भी अब आ गया है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी है, ये तो मतलब फायदे की चीज़ है लोगों के लिए। जिसको कम गाना आता है, कम टैलेंट के साथ भी इंसान अपने आप को अच्छा टैलेंटेड प्रूव कर पाता है, एडवांटेज है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। शौक पूरा कर लेता है बंदा, नहीं बड़ा कामयाब होगा तो कोई बात नहीं, कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना शौक तो पूरा करेगा ना। बालकनी में गिटार बजा बजा के खाली दोस्तों को नहीं सुनाएगा, रिकॉर्ड करेगा, ऑटो ट्यून करेगा, और उसको खुद देखेगा, खुश होगा। बहुत खूब कहा सर आपने। बस एक कहूँगा सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, रियली एनरिच्ड बाय दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।